प्रश्न। लोकतांत्रिक शासन में शक्ति का विभाजन केवल संस्थागत आवश्यकता नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, विश्वास और विविधता की रक्षा का नैतिक आधार भी है। बेल्जियम, श्रीलंका और भारत के अनुभवों के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यूपीएससी शैली में भूमिका। लोकतंत्र केवल शासन करने की प्रणाली नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को सुनने, प्रतिनिधित्व देने और सम्मान देने की प्रक्रिया है। शक्ति साझेदारी इसी सिद्धांत की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है, जो केवल प्रशासनिक कुशलता नहीं, बल्कि राजनीतिक नैतिकता और सामाजिक स्थिरता की गारंटी बन जाती है। शक्ति साझेदारी की अवधारणा। शक्ति साझेदारी का अर्थ है सत्ता को विभिन्न स्तरों और वर्गों के बीच बांटना, जिससे कोई भी समूह राजनीतिक निर्णयों से बाहर न रह जाए। यह लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों समावेशन, बहुलवाद, भागीदारी और उत्तरदायित्व से जुड़ी है। तुलनात्मक विश्लेषण। बेल्जियम बनाम श्रीलंका। बेल्जियम 4 भाषाई समूहों डच, फ्रेंच, जर्मन, ब्रुसेल्स के बीच संतुलन हेतु जटिल संवैधानिक समझौते, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, समान शक्ति साझेदारी, अलग अलग सांस्कृतिक स्वायत्तता और एक संघीय शासन व्यवस्था। परिणाम राजनीतिक स्थिरता, समावेशन और एकता। श्रीलंका बहुसंख्यक सिन्हली समुदाय द्वारा थोपे गए निर्णय, जैसे 1956 का सिन्हाला ओनली एक्ट। तमिलों के साथ भाषाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक भेदभाव। परिणाम आंतरिक संघर्ष, गृह युद्ध, अस्थिरता। ये तुलनात्मक अध्ययन दिखाता है कि सत्ता का केंद्रीकरण समाज को विघटन की ओर ले जाता है, जबकि विकेंद्रीकरण से एकता को बल मिलता है। भारत का अनुभव। 1 क्षैतिज शक्ति साझेदारी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण लोकतंत्र में संतुलन और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। 2 ऊर्ध्वाधर शक्ति विभाजन संघवाद, केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच सत्ता का बंटवारा, स्थानीय आकांक्षाओं को मान्यता और लोकतंत्र का गहन विस्तार। सामाजिक समूह आधारित साझेदारी, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं आदि के लिए आरक्षण, राजनीतिक समावेशन और सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस प्रयास। राजनीतिक साझेदारी, गठबंधन सरकारें, क्षेत्रीय दलों की भागीदारी, राजनीतिक बहुलता और प्रतिनिधित्व का उदाहरण। समालोचना। शक्ति साझेदारी जहां लोकतंत्र को गहरा बनाती है, वहीं कुछ चुनौतियां भी है। नीतिगत निर्णयों में विलंब, सामूहिक उत्तरदायित्व की अस्पष्टता, गठबंधन सरकारों में नीतिगत अस्थिरता, कुछ सामाजिक समूहों का अत्यधिक राजनीतिकरण। फिर भी लोकतंत्र में यह कीमत उस स्थिरता और न्याय के बदले छोटी है जो यह प्रणाली देती है। अच्छा नहीं निष्कर्ष, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। यह न केवल शासन को उत्तरदायी और समावेशी बनाती है, बल्कि विविधता में एकता को वास्तविकता में बदलती है। बेल्जियम, श्रीलंका और भारत के अनुभव इस बात के जीवंत उदाहरण है कि जब सत्ता सभी को समान रूप से दी जाती है, तभी समाज टिकाऊ और न्यायपूर्ण बनता है। यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 स्टाइल क्वेश्चन, चैप्टर 2 संघवाद। प्रश्न। संघवाद भारत के संविधान का मूल ढांचा ही नहीं, बल्कि उसकी विविधता में एकता बनाए रखने की जीवंत प्रणाली भी है। इस कथन की पुष्टि करें, साथ ही भारत में संघवाद के सफल संचालन हेतु अपनाए गए संवैधानिक एवं व्यावहारिक उपायों का विश्लेषण करें। भूमिका। भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे राष्ट्र में शासन व्यवस्था का संघीय ढांचा केवल संवैधानिक आवश्यकता नहीं, बल्कि व्यावहारिक मजबूरी और राष्ट्रीय एकता की बुनियाद है। भारत ने संघवाद को एक लचीली, सहकारी और गतिशील प्रणाली के रूप में अपनाया है, जो समय के साथ विकसित होती रही है। भारत में संघवाद की संवैधानिक विशेषताएं थी। बिंदु 1 शक्ति का द्वैध विभाजन, ड्यूअल पॉलिटी, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच स्पष्ट शक्तियों का वितरण, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संविधान की सर्वोच्चता। भारत का संघवाद संविधान में निहित है। अनुच्छेद 2 से 263 तक इसकी रूपरेखा दी गई है। 3 लिखित संविधान और न्यायिक पुनरावलोकन। विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णायक होता है। राज्यों की संप्रभुता सीमित, केंद्र के पास अधिक अधिकार। भारत को कृत्रिम संघ, क्वाजी फेडरल भी कहा गया है। संघवाद के व्यावहारिक पहलू, एनसीईआरटी उदाहरण सहित। 1 भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन, 1956, स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देकर एकता को बढ़ावा। 2 पंचायती राज व्यवस्था। संघवाद को स्थानीय स्तर तक विस्तारित किया गया, 3 स्तरीय शासन प्रणाली।
वित्तीय संघवाद, वित्त आयोग की स्थापना, जीएसटी परिषद, एकीकृत कर प्रणाली का उदाहरण। सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, नीति आयोग का गठन, कोविड-19 जैसे संकट में केंद्र राज्य सहयोग, डिजिटलीकरण, टीकाकरण, जल जीवन मिशन संघवाद की चुनौती के अनुसार। 1. अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग, राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की प्रवृत्ति, विशेषकर 1980 के दशक में। राज्यपालों की विवादास्पद भूमिका, केंद्र के प्रति जवाबदेही होने से राज्यों के हित प्रभावित होते हैं। वित्तीय संसाधनों की असमानता, केंद्र के पास अधिक संसाधन, राज्यों की निर्भरता बनी रहती है। नवीन प्रवृत्तियां, क्षेत्रीय दलों का सशक्त होना, गठबंधन सरकारों में राज्यों की भूमिका बढ़ना, सहकारी संघवाद से आगे बढ़कर प्रतिस्पर्धी संघवाद। यह न केवल स्थानीय आकांक्षाओं को सम्मान देता है, बल्कि पूरे राष्ट्र को एक साथ जोड़ने वाली प्रणाली के रूप में कार्य करता है। संवैधानिक ढांचे और व्यावहारिक सहयोग के समन्वय से भारत ने संघवाद को केवल। अध्याय 3, लोकतंत्र और विविधता। यूपीएससी मेंस पेपर 2 के लिए दीर्घोत्तर प्रश्न। लोकतंत्र की सफलता केवल राजनीतिक समानता तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक विविधताओं के सम्मान, संघर्षों की स्वीकृति और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व में निहित होती है। अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन और भारत जैसे विविधतापूर्ण समाजों के अनुभवों के आधार पर लोकतंत्र और विविधता के संबंधों की विवेचना कीजिए। उत्तर, भूमिका। लोकतंत्र का मूल मंत्र है जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। परंतु जब कोई समाज जाति, भाषाई, धार्मिक या नस्लीय विविधताओं से भरा हो, तो लोकतंत्र की सफलता केवल राजनीतिक ढांचे से नहीं तय होती। वहां सामाजिक समावेशन, संवैधानिक संरक्षण और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अमेरिका का अनुभव, संघर्ष, असमानता और आत्मसशक्तिकरण। अफ्रो अमेरिकी लोगों की पृष्ठभूमि। 17वीं से 19वीं सदी की शुरुआत तक लाखों अफ्रीकी मूल के लोगों को अमेरिका में गुलाम बनाया गया। उनके वंशजों को अफ्रो अमेरिकी कहा जाता है, जिनका शोषण अमेरिकी लोकतंत्र के भीतर सदियों तक चलता रहा। नागरिक अधिकार आंदोलन 1968। इस आंदोलन ने स्कूलों, सार्वजनिक परिवहन और रोजगार में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं ने नॉन वायलेंस, अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया। 1964 का सिविल राइट्स एक्ट और 1965 का वोटिंग राइट्स एक्ट इस संघर्ष की जीत के प्रमाण बने। ब्लैक पावर मूवमेंट, शक्ति आंदोलन। यह आंदोलन अहिंसा से आगे बढ़ते हुए नस्लीय पहचान, आत्मसम्मान और सशक्तिकरण की मांग करता था। इस आंदोलन ने स्पष्ट किया कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं, संरचनात्मक असमानताओं को मिटाना भी जरूरी है। यह आंदोलन अमेरिका के प्रत्येक कोने तक फैल गया और काली शक्ति, ब्लैक इज ब्यूटीफुल जैसी अवधारणाओं को जन्म दिया। भारत का अनुभव, विविधता में एकता की चुनौती, बहुसंख्यकवाद बनाम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। भारत में धार्मिक, जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक विविधताएं बहुत गहरी हैं। लोकतंत्र के भीतर कभी कभी बहुसंख्यकवाद के नाम पर अल्पसंख्यकों को हाशिए पर डालने की प्रवृत्ति देखी गई है। खेल, शिक्षा और राजनीति में विविधता। भारत की क्रिकेट टीम में विभिन्न जातियों, धर्मों और क्षेत्रों के खिलाड़ी शामिल हैं। यह विविधता का एक सकारात्मक उदाहरण है। शिक्षा और नौकरियों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सामाजिक न्याय की दिशा में एक प्रयास है। सकारात्मक हस्तक्षेप। संविधान में अनुच्छेद 4(6) जैसे प्रावधानों के माध्यम से सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाएं लोकतंत्र की संवेदनशीलता को दर्शाती है। लोकतंत्र और विविधता के बीच संतुलन की आवश्यकता। 1. राजनीतिक समानता आवश्यक है, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को स्वीकार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। केवल बहुमत से चुनी गई सरकार लोकतांत्रिक नहीं होती, हर समूह की भागीदारी और गरिमा की रक्षा भी आवश्यक है। 3. संवैधानिक नैतिकता, सामाजिक संवाद और न्याय का सिद्धांत ये लोकतंत्र को विविधता के साथ सास्तित्व में सक्षम बनाते हैं। निष्कर्ष, लोकतंत्र एक स्थिर ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रक्रिया है। अमेरिका में अफ्रो अमेरिकी लोगों का संघर्ष और भारत में जातिगत व धार्मिक विविधताओं के बीच लोकतंत्र का प्रयोग
ये सिद्ध करते हैं कि विविधता में समावेशन और संघर्ष में संवाद ही लोकतंत्र की असली कसौटी है। धन्यवाद। अगर आपको ये उत्तर उपयोगी लगे तो कृपया इसे दोहराएं और अपने शब्दों में समझने की लोकतंत्र में जाति, धर्म और लिंग आधारित असमानताएं केवल सामाजिक प्रश्न नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की गंभीर परीक्षा है। इस कथन के आलोक में चर्चा कीजिए और बताएं कि किस प्रकार संवैधानिक प्रावधान, नीतिगत प्रयास तथा सामाजिक जागरूकता इन असमानताओं को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। उत्तर: भारतीय लोकतंत्र का आधार समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे मूल्य है, लेकिन व्यवहार में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर गहरी असमानताएं मौजूद है, जो न केवल सामाजिक न्याय को चुनौती देती है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की साख को भी प्रभावित करती है। जातिगत असमानताएं: भारतीय समाज की संरचना लंबे समय तक जातिगत श्रेणियों पर आधारित रही है। संविधान के अनुच्छेद 52 और 7 अस्पृश्यता को अपराध घोषित करते हैं। फिर भी आज भी अनुसूचित जातियों के साथ भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और हिंसा जैसी घटनाएं होती हैं। जाति आधारित राजनीति आज भी गहरी पैठ बनाए हुए है, जिससे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सीमित हो सकता है। सामाजिक आंदोलन जैसे दलित आंदोलन ने इन मुद्दों को उठाया, परंतु व्यापक सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन अपेक्षित है। धार्मिक असमानताएं: भारत की धार्मिक विविधता लोकतंत्र की एक विशेषता है, लेकिन इसका प्रयोग अक्सर राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए किया जाता है। सांप्रदायिकता की घटनाएं, घृणा, अपराध लोकतांत्रिक समरसता को नुकसान पहुंचाती है। संविधान के अनुच्छेद 5 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, लेकिन व्यवहार में अल्पसंख्यकों के साथ पक्षपात की घटनाएं सामने आती हैं। धार्मिक पहचान के आधार पर मतदाताओं को संगठित करना एक गंभीर चिंता का विषय है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू लगभग 79.8%, मुस्लिम 4.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध, जैन 0.4%। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत धार्मिक रूप से अत्यंत विविध है, इसलिए लोकतंत्र को निष्पक्ष और समावेशी होना चाहिए। लैंगिक असमानताएं: महिलाओं को संवैधानिक समानता प्राप्त है, लेकिन कई क्षेत्रों में वे अब भी वंचित है। साक्षरता दर: पुरुष 82.14%, महिला 63.4 से 6%। लिंगानुपात: प्रति 3000 पुरुषों पर केवल 909 महिलाएं। कुछ क्षेत्रों में यह अनुपात 860 या 68 तक गिर चुका है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व: 2019 में पहली बार लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 4.36% तक पहुंची। राज्य विधानसभाओं में यह प्रतिशत और भी कम है। भारत वैश्विक रैंकिंग में अफ्रीका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। हालांकि पंचायत और नगर निकायों में 1.5 लाख से अधिक निर्वाचित महिलाएं हैं, जहां 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। संवैधानिक समाधान और सामाजिक प्रयास: आरक्षण नीति, ST-OBC प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास। 73वां और 76वां संविधान संशोधन, पंचायत और नगर निकायों में अंत आरक्षण, 1.5 लाख से अधिक निर्वाचित महिलाएं। शिक्षा और जन जागृति अभियान, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएं। सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन हेतु आवश्यक। निष्कर्ष: जाति, धर्म और लिंग आधारित असमानताएं भारतीय लोकतंत्र के समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को चुनौती देती है। संविधान ने इन असमानताओं को दूर करने के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है, परंतु केवल कानून या नीति से समाज नहीं बदलता। इस परिवर्तन के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, निरंतर सामाजिक जागरूकता और हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इन असमानताओं को समाप्त करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी नागरिकों का नैतिक दायित्व है, ताकि भारत एक वास्तविक समावेशी लोकतंत्र बन सके। जाति, धर्म और लिंग आधारित असमानताएं भारतीय लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को किस प्रकार चुनौती देती है। इन असमानताओं को दूर करने हेतु भारतीय संविधान द्वारा किए गए संवैधानिक उपायों और सामाजिक प्रयासों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। साथ ही सामाजिक न्याय पर केंद्रित प्रमुख विचारकों की दृष्टि भी स्पष्ट कीजिए। उत्तर का रूपरेखा आधारित प्रस्तावना: भारतीय लोकतंत्र केवल मतदान की प्रक्रिया नहीं, बल्कि समाज में समानता, धर्मनिरपेक्षता और लिंग न्याय के मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया है।
फिर भी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर असमानताएं आज भी सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधा बनती हैं। आय असमानताओं की वर्तमान स्थिति एनसी आधारित थी। जाति आधारित भेदभाव। अनुसूचित जातियां आज भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है। दलित उत्पीड़न की घटनाएं। संविधान का अनुच्छेद 7 अस्पृश्यता का अंत। डू धार्मिक विविधता और बहुसंख्यकवाद। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों का सम्मान। दलित की जनगणना। हिंदू 9.8%, मुस्लिम 4.2%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4%। अनुच्छेद D5 to 30। लैंगिक असमानता। दोफनद जनगणना। बाल लिंग अनुपात नाइस अनना कुछ राज्यों में 5% से भी कम। महिला साक्षरता दर पुरुषों से 60% कम। संसद में महिला प्रतिनिधित्व 7.36% ने पहली बार, जबकि पंचायतों में 33% आरक्षण। सफल संविधान। ड्वाई संवैधानिक उपाय। संविधान और कानून अनुच्छेद और 3। राज्य को महिलाओं, बच्चों, पिछड़ों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की समाप्ति। अनुच्छेद B5 धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। 73वां और 76वां संशोधन। महिलाओं और SC/ST के लिए पंचायतों में आरक्षण। सामाजिक प्रयास और जनजागरण। आरक्षण नीति। SC/ST, OBC और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने हेतु। साक्षरता अभियान और महिला शिक्षा, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सिविल सोसाइटी आंदोलनों, जाति और लिंग समानता। विभिन्न विचारकों की सामाजिक असमानता पर दृष्टि। सारांश में 1. भीमराव अंबेडकर। राजनीतिक लोकतंत्र क्वोट। राजनीतिक लोकतंत्र तभी स्थायी होगा जब वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र से भी जुड़ा हो। क्लोज क्वोट। महात्मा गांधी। ओपन क्वोट। महिलाओं की शक्ति को सीमित करना राष्ट्र की आधी जनसंख्या को पराधीन बनाना है। क्लोज क्वोट। 3. अमर्त्य सेन। ओपन क्वोट। विकास की वास्तविक सफलता सामाजिक न्याय और लिंग समानता के बिना अधूरी है। फॉर राजनीति विज्ञानी रजनी कोठारी। ओपन क्वोट। भारत में जाति केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि सत्ता के ढांचे की एक सशक्त इकाई है। क्लोज क्वोट। निष्कर्ष। धर्म और लिंग आधारित असमानताएं भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को चुनौती देती है। संविधान ने इन्हें दूर करने के लिए मार्ग दिखाया है, परंतु परिवर्तन केवल कानूनों से नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, सामाजिक चेतना और नागरिक सहभागिता से ही संभव है। इन असमानताओं को समाप्त करना केवल नीति निर्माताओं का नहीं, हर जागरूक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। प्रश्न: भारतीय लोकतंत्र में आरक्षण नीति ने महिला सशक्तिकरण को किस हद तक संवैधानिक और सामाजिक रूप से मजबूत किया है? विश्लेषण करें। भूमिका: भारतीय संविधान सामाजिक न्याय को लोकतंत्र का आधार मानता है। इस दिशा में आरक्षण नीति वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व का अवसर देकर सत्ता संरचना में भागीदारी सुनिश्चित करती है। महिलाओं के लिए आरक्षण, विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं में सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पहल रही है। संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 3 राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 6 पिछड़े वर्गों को सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था। 70वां और 76वां संशोधन पंचायती राज और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 28% आरक्षण सुनिश्चित करता है। हाल ही में पारित 64वां संविधान संशोधन महिला आरक्षण विधेयक 2000 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया है। सामाजिक प्रभाव: आरक्षण के कारण पंचायत स्तर पर महिलाओं की उपस्थिति में भारी वृद्धि हुई है। आज भारत में लगभग 55 लाख महिला जनप्रतिनिधि हैं। ये महिलाओं को निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में शामिल कर रहा है और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव ला रहा है। विचारकों और विशेषज्ञों की दृष्टि। डॉक्टर अंबेडकर: राजनीतिक लोकतंत्र तभी टिकेगा जब हम सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी अपनाएंगे। उनका मत था कि प्रतिनिधित्व ही सशक्तिकरण की शुरुआत है। महात्मा गांधी: महिलाओं की शक्ति को सीमित करना राष्ट्र की आधी जनसंख्या को पराधीन बनाना है। वह महिलाओं को समान नागरिक मानते थे, न कि केवल संवेदनशील वर्ग। अमर्त्य सेन: विकास की सफलता का मूल्यांकन केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और लिंग समानता से होना चाहिए।
आरक्षण को उन्होंने कैपेबिलिटी एनहांसमेंट की दृष्टि से देखा। राजनीति विज्ञानी रजनी कोठारी, भारत में जाति केवल परंपरा नहीं, सत्ता संरचना का हिस्सा है। यही कथन लिंग आधारित सत्ता ढांचे पर भी लागू होता है। चुनौतियां और सीमाएं। प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व। कई बार महिला प्रतिनिधि अपने पति या परिवार के दबाव में कार्य करती है। प्रशिक्षण और जागरूकता की कमी। आरक्षित सीट पर बैठने वाली महिलाओं को प्रशासनिक निर्णयों में कठिनाई होती है। कार्यकारी स्तर पर अनुपात कम। उच्च राजनीतिक पदों पर महिलाओं की भागीदारी अब भी सीमित है। तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य। दक्षिण एशिया में भारत अग्रणी है, लेकिन बांग्लादेश और नेपाल में भी महिला प्रधानमंत्री और उच्च पदों पर महिलाएं रही हैं। भारत में स्ट्रक्चरल सुधार अपेक्षित है। केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में महिला आरक्षण के कारण पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी नीतियों में सुधार देखा गया है। निष्कर्ष, आरक्षण नीति ने महिलाओं को लोकतांत्रिक मंच प्रदान किया है, परंतु वास्तविक सशक्तिकरण तभी होगा जब उन्हें संस्थागत समर्थन, सामाजिक सम्मान और निर्णय लेने की स्वायत्तता भी मिले। संविधान ने स्पष्ट मार्ग दिखाया है। अब आवश्यक है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामाजिक चेतना मिलकर उसे वास्तविकता में बदले। (2003) में पारित वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट भारतीय लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कितना महत्वपूर्ण कदम है। इस अनुभव के माध्यम से आरक्षण नीति में सुधार की दिशा और सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। भूमिका। भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांत समानता, समावेश और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में 2003 में पारित वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, ऐतिहासिक संवैधानिक नाटकीय कदम है। इसे प्रकाशित होने के बाद होने वाले पहले जनगणना और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्विभाजन के बाद लागू किया जाएगा। संवैधानिक प्रावधान और प्रमुख तथ्य। द कॉन्स्टिट्यूशन 106th अमेंडमेंट एक्ट 2003 ईटवां संशोधन विधेयक द्वारा अनुच्छेद 330A, 330A तथा 334A संविधान में जोड़े गए साइट टर्न सर्च 1 टर्न सर्च आरक्षण 15 वर्षों के लिए लागू रहेगा, जिसके बाद पार्लियामेंट द्वारा पुनः विचार किया जाएगा सर्च 1 टर्न सर्च। यह व्यवस्था लोकसभा, राज्यों और दिल्ली विधानसभा तक लागू होगी। SC/ST महिलाओं को भी आरक्षण के भीतर सब कोटा मिलेगा। साइट टर्न सर्च फिर टर्न सर्च। आरक्षण 2002 के आम चुनावों से प्रभावी होगा, जब नए जनगणना व डिलिमिटेशन पूरे हो जाएंगे। प्रभाव और लाभ। राजनीतिक प्रतिनिधित्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। संसद में वर्तमान महिला प्रतिनिधित्व 1.1% के करीब है, जबकि विश्व स्तर पर यह औसत 80% है। साइट टर्न न्यूज डूड टर्न सर्च। पंचायत स्तर की तरह राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकतांत्रिक समावेशन का इतिहास बनेगा। महिलाओं को नीति निर्माण और सामाजिक सुधार प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सुरक्षा जैसे मामलों पर ध्यान केंद्रित हो सकता है। चुनौतियां और आलोचनाएं। लागू होने में विलंब। डिलिमिटेशन और नवीन जनगणना के बाद आरक्षण 2029 तक स्थगित रहेगा। इस बीच आलोचना बढ़ी है कि वुमेन वेटिंग एन अनरीजनेबल डिले साइट टर्न सर्च। 7 मिली उपकटक SC/ST वुमेन सब कोटा पर चयन। क्या SC/ST महिला आरक्षण बुखारिक रूप से समान होगा, यह सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है। राज्य स्तरीय डोमिसाइल नीति विवाद। जैसे बिहार ने 35% महिला नौकरी आरक्षण को केवल राज्य निवासी तक सीमित किया, जिससे अन्य राज्यों की महिलाएं बाहर हो गई। विचारकों के दृष्टिकोण। डॉर्जम्बन क्वोट। राजनीतिक लोकतंत्र तभी टिकेगा जब हम सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी अपनाएंगे। महिलाओं को प्रतिनिधित्व से जब सुविधा व गरिमा मिले, तभी लोकतंत्र स्थायी बनेगा। क्लोज क्वोट। महात्मा गांधी। ओपन क्वोट। महिलाओं की शक्ति को सीमित करना राष्ट्र की आधी जनसंख्या को पराधीन बनाना है। यही विचार महिला आरक्षण की दिशा में स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता है। क्लोज क्वोट। रजनी कोठाउट। जाति केवल परंपरा नहीं,
सत्ता संरचना का भी हिस्सा है। इसी तर्ज पर लिंग आधार पर सत्ता निर्माण में आरक्षण विवेकपूर्ण कदम है। क्लोज कोट। सुधार के लिए सुझाव। कार्यपालन प्रशिक्षण सुनिश्चित करें कि सिर्फ आरक्षित सीट भरना ही नहीं, किंतु महिला प्रतिनिधियों को निर्णय समितियों में प्रभावशाली अधिकार मिले। आरक्षण की समीक्षा। प्रत्येक जनगणना व डिलिमिटेशन के बाद सीट रोटेशन के नियम लागू हो। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक अवेयरनेस। ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक साक्षरता पर स्कूल स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। निष्कर्ष। वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023 भारत के लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण को संवैधानिक आधार प्रदान करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह संघीय लोकतंत्र को और अधिक समावेशी बना सकता है, बशर्ते नीति का सही निर्णायक कार्यान्वयन हो और दोनों कानूनी और सामाजिक स्तर पर महिलाओं की सक्षम भागीदारी सुनिश्चित की जाए।